हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे परासरण। परासरण ऑस्मैटिक। ठीक है, परासरण कितने टाइप का होता है, ठीक है, अंतः परासरण क्या होता है, बाह्य परासरण क्या होता है, ये सब चीजें हम बहुत अच्छे से आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे भाई अब परासरण से पहले हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे जो है हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली परासरण के लिए इंपॉर्टेंट है। आप अर्धपारगम झिल्ली को पहले सीख लो कि अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है। ठीक है, समझे ना आप, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, इसकी हेडिंग भी डाल दे रहा हूं मैं, अर्धपारगम्य अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली ये पहले हम सीख लेंगे, ये कितने टाइप की होती है ये सब कुछ ना हम सीख लेंगे पहले। ठीक है, इसके बाद हम उठाएंगे परासरण को। ठीक है, तो देखो, अर्धपारगम झिल्ली एक झिल्ली होती है। आपने देखा एक पन्नी, पन्नी देखा है ना, इसी टाइप की अर्धपारगम झिल्ली भी एक पन्नी ही होती है। ठीक है, अब ये एक कैसी पन्नी है, क्या है, तो मेरे भाई अक्सर आपने देखा होगा, अगर हमारी ये जैसे मान के चलो हमारी ये ऊपर वाली स्किन है, अगर ऊपर वाली ये स्किन कट जाती है कहीं ना कहीं, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर एक व्हाइट वाली स्किन आती है, सफेद स्किन आती है ना, तो वो सफेद स्किन जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली है। वो सफेद स्किन क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, आपने प्याज को छीला होगा, प्याज को कभी छीला होगा तो प्याज को ऊपर का जो छिकला है उसको छीलने के बाद आपने देखा होगा एक पतली झिल्ली आती है, उसके अंदर एक पतली सफेद झिल्ली आती है। ठीक है, तो वो झिल्ली होती है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। समझे ना, जैसे आपका अगर एक बेसिकली एग्जांपल बात करें, गोट ब्लेडर जो बकरी होती है या बकरा होता है, उसका जो मांस होता है, उसका मांस जिस झिल्ली के अंदर रखा होता है वो झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली होती है। आपने अंडे को देखा होगा, अंडे को छीला होगा तो उसके अंदर, छीलने के बाद उसके अंदर एक पतली टाइप की झिल्ली निकलती है सफेद, वो झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली है। हमारे स्किन में हमारे पास भी अर्धपारगम झिल्ली है। ठीक है, हमने आपको बताया अगर ये स्किन कट जाती है या ऊपर की स्किन को ये काट देते हैं तो उसके अंदर एक सफेद टाइप की झिल्ली होती है, वो झिल्ली होती है आपकी अर्धपारगम झिल्ली। क्लियर हुआ, अर्धपारगम झिल्ली। अब ये अर्धपारगम झिल्ली होती क्या है, तो मेरे भाई अर्धपारगम झिल्ली एक ऐसी झिल्ली होती है जो केवल और केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है। विलायक के अणुओं को, किसके अणुओं को, ओनली ऑन विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है। मतलब अगर मान के चलो ये अर्धपारगम झिल्ली, ये क्या है, एक अर्धपारगम झिल्ली है और यहाँ पर भरा हुआ है विलायक। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, विलायक। थोड़ा सा एक बॉक्स टाइप का बना दे रहे हैं ये। ठीक है, यहाँ पर भरा हुआ है विलायक। ठीक है, और यहाँ पर भरा हुआ है विले, यहाँ पर क्या भरा हुआ है, विले। तो ये जो झिल्ली लगी है, ये आपकी जो झिल्ली है वो अर्धपारगम झिल्ली है। ये झिल्ली क्या करेगी, ये जो विलायक है इसके अणुओं को तो इधर से इधर की ओर जाने देगी, इधर से इधर की ओर जाने देगी। लेकिन जो विले है, इस विले के अणुओं को इधर से इस तरफ नहीं जाने देगी, इस तरफ से इस तरफ नहीं जाने देगी। मतलब जो अर्धपारगम झिल्ली है केवल और केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, विले के नहीं। क्यों, क्या रीजन है, क्या रीजन है कि जो विलायक के अणु आर पार जाने देती है, तो इसका रीजन ये है मेरे भाई, क्योंकि जो विलायक है उसके अणु छोटे छोटे रहते हैं। ठीक है, विलायक के अणुओं को आर पार क्यों जाने देती है, क्योंकि जो विलायक होता है उसके जो अणु होते हैं ना वो छोटे छोटे होते हैं। अब छोटे छोटे अणु हैं तो आर पार इसके निकल जाएंगे, लेकिन जो विले है इसके अणु जो होते हैं ना वो बड़े बड़े होते हैं, और अणु बड़े बड़े होने के कारण वो आर पार नहीं जाने देती। ठीक है, समझ गए ना, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को तो आर पार जाने देती है किंतु विले के अणुओं को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। क्लियर हुआ, चलो अब ये तो अर्धपारगम झिल्ली हुई। अब प्रकार क्या है, ठीक है, अब अर्धपारगम झिल्ली होती क्या है तो इसको हम प्रकार में सीख रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, जो अर्धपारगम झिल्ली है ये 2 टाइप की होती है। जो अर्धपारगम झिल्ली है ना मेरे भाई, वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है अर्धपारगम झिल्ली। कितने टाइप की, 2 टाइप की। ठीक है, जिसमें से जो हमारी पहली झिल्ली है वो है हमारी प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। कौन सी झिल्ली, प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, यहां शॉर्ट लिख दिया। ठीक है, प्राकृतिक अर्धपारगम
झिल्ली, ठीक है। और जो हमारी सेकंड झिल्ली है वो है हमारी मानव निर्मित, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं, कृत्रिम, ठीक है। मानव निर्मित या कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो ये 2 टाइप की है, प्राकृतिक और कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। अब ये प्राकृतिक क्या होती है, तो प्राकृतिक जैसे मान के चलो हम भी तो एक प्राकृतिक हैं, हमें भी तो ना भगवान ने बनाया। अब भगवान ने जो बनाया वो प्राकृतिक होता है, जो भगवान ने बनाया है मेरे भाई वो प्राकृतिक है, हम भी एक प्राकृतिक हैं। तो हमारे अंदर जो झिल्ली है, जैसे स्किन को काटें, काटने के बाद एक सफेद झिल्ली आएगी, वो झिल्ली होगी आपकी प्राकृतिक झिल्ली। कौन सी झिल्ली, प्राकृतिक झिल्ली, ठीक है। तो अब हमारी इस झिल्ली को नाम क्या है, हमारी इस झिल्ली का नाम क्या है, चर्मपात्र। ये चर्म ही तो है, ये पूरी चर्म तो है, और चर्म के अंदर जो झिल्ली है वो आपकी झिल्ली कहलाती है चर्म पात्र। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक झिल्ली का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, चर्म पात्र, ठीक है। क्या हो गया, चर्म पात्र। और क्या है, जो प्याज है, प्याज की भी झिल्ली, प्याज भी एक प्राकृतिक ही है मान लेते हैं, ठीक है। तो प्याज की झिल्ली, ठीक है। और जो गोट बकरी होती है उसके अंदर का जो मांस होता है, जिस झिल्ली के अंदर रखा होता है वो भी तो क्या है, वो झिल्ली भी क्या है, प्राकृतिक है, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगी, प्राकृतिक झिल्ली। तो उस झिल्ली का नाम क्या है, तो उस झिल्ली का नाम है गोट ब्लेडर। क्या है, गोट ब्लेडर। अब इसको गोट ब्लेडर क्यों बोल रहे हैं, इसको गोट ब्लेडर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बकरी के अंदर है, ठीक है। एक बकरी के अंदर है, इसलिए ना हम इसको क्या बोल रहे हैं, गोट ब्लेडर, ठीक है। तो समझे ना, तो गोट ब्लेडर हुआ, चर्म पात्र हुआ, और जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी एक झिल्ली होती है। एक्चुअल में दिखती क्यों नहीं है, क्योंकि देखो जब हम पेड़ को काटते हैं तो उसमें एक चिकना पदार्थ निकलता है। वो चिकना पदार्थ क्यों निकलता है, क्योंकि वो झिल्ली ना टूट जाती है, वो झिल्ली टूट जाती है, इसलिए इसमें चिकना पदार्थ निकलता है, और अक्सर आप देख सकते हो उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारी झिल्ली, पेड़ पौधों में जो झिल्ली है वो सब प्राकृतिक झिल्ली है, ठीक है। अब आ जाती है कृत्रिम झिल्ली पर, या कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली। मेरे भाई ऐसी झिल्ली है जो एक मानव निर्मित झिल्ली है। कैसी झिल्ली है, एक ऐसी झिल्ली है जो मानव निर्मित है, ठीक है। जिसमें से आपकी पहली झिल्ली का नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या है, कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये हमारी प्राकृतिक झिल्ली है, सॉरी कृत्रिम झिल्ली है, कॉपर फेरोसाइनाइड। सूत्र क्या होता है, तो सूत्र है इसका CuFeCN का होल 6, CuFeCN का होल 6, इसको बड़ा ब्रैकेट करते रहे, ठीक है। ये आपका कॉपर फेरोसाइनाइड हुआ जो आपकी कृत्रिम झिल्ली है, ठीक है। अब हमारा कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, जो कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम, ठीक है। तो ये कैल्शियम फास्फेट भी है ना मेरे भाई, ये हमारा कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है, फास्फेट, ठीक है। अब कैल्शियम फास्फेट क्या है, तो Ca3PO4, ये भी हमारा एक कृत्रिम झिल्ली है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक झिल्ली और कृत्रिम झिल्ली, ये अर्धपारगम झिल्ली होती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो बिलाई के अणुओं को आर पार जाने देती है, बिलाई के नहीं। तो बिलाई को क्यों जाने देती है, क्योंकि बिलाई के अणुओं का जो आकार है वो छोटा होता है और बिलाई के अणुओं का आकार बड़ा होता है, समझना, इसलिए ऐसा होता है। तो ये अर्धपारगम झिल्ली आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम परासरण पर, और अब हमें परासरण को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आइए देखते हैं, अब हम सीख लेते हैं परासरण। क्या, परासरण सीख लेते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्मैटिक, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, जो परासरण है, ये परासरण एक क्रिया है, ठीक है। परासरण क्या है, एक क्रिया है, ठीक है, एक क्रिया है, मतलब एक प्रोसेस है परासरण। अब हमने सीख लिया, एक क्रिया है, एक प्रोसेस है। अब कौन सी क्रिया है, कौन सी प्रोसेस है, ये चीज सीखना है हमें, ठीक है। चलो आओ समझते हैं, ठीक है। अब हमने मेरे भाई ये डायग्राम बना के रखा है। अब हमने देखा है कि ये एक पात्र है, ये जो एक बड़ा पात्र आपको दिख रहा है, और ये जो बड़ा पात्र है मेरे भाई, इस बड़े पात्र में भरा हुआ है विलयन। क्या भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ, ठीक है। तो ये हमने इसमें विलयन भर दिया, ठीक है, ये भर दिया, ठीक है। इसमें हमने भर के रखा है, क्या है, विलयन, ठीक है। और ये पात्र है, और इसमें हमने क्या भर दिया, विलयन भर दिया। तो ये हमने लिख दिया विलयन, ठीक है, ये लिख दिया विलयन, ठीक है। चलो, और ये हमने इसके अंदर एक कीप डाल दी, जो आपको दिख रही है, ये एक कीप है, तो हमने यहां पर लिख दिया ये क्या है, एक कीप है, ठीक है। और इस कीप के अंदर
जो कीप है, इस कीप के अंदर जो निचला भाग है, यहाँ पर ये आपका गुम्मट जैसा जो भाग दिख रहा है, इसमें कई छिद्र हैं। इस जो निचले भाग में कई छिद्र हैं, और इस कई छिद्र हैं, तो इस कई छिद्रों के ऊपर हमने इसमें छोटे छोटे, जैसे आपका देखा होगा, आपने अक्सर बैंक गए होगे, पार्क गए होगे, उसमें एक छेद वाली जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें वो एक चेयर डली होती है ना। तो उसी प्रकार के इस मटके के अंदर, इस गुम्मट के अंदर हमने बहुत सारे छेद कर दिए, छोटे छोटे कई टाइप के बहुत सारे छेद, समझे ना। ठीक है, अब हमने उन छिद्रों के ऊपर क्या किया, अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दिया। किसको लपेट दिया, अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दिया। जो आपको दिख रही है डॉट डॉट में, ये हमने इसमें अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दिया, ये लपेट दिया। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी झिल्ली है, तो ये आपकी कौन सी झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, इसको हमने लपेट दिया। हम परासरण समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, परासरण। इसके अंदर हमने विलयन भर दिया है ना, ये एक कीप लगा दी, उसके अंदर बहुत सारे छिद्र हैं, उसके ऊपर हमने अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दिया। ठीक है, और मेरे भाई इसके अंदर जो आपकी झिल्ली है, ये वाली जो झिल्ली है, इसके अंदर भर दिया है हमने विलायक। क्या भर दिया है, विलायक। ये आप देख सकते हो, इस टाइप का जो दिख रहा है, ये विलायक भरा हुआ है। ठीक है, और ये विलायक है ना, अभी केवल यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ तक विलायक इसमें भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो विलायक भरा है, इसके अंदर क्या भरा है, विलायक, और ये विलायक यहाँ तक भरा हुआ है। तो ये विलायक का कौन सा बिंदु हुआ, प्रारंभिक बिंदु हुआ। कौन सा बिंदु हुआ, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, अभी हमने केवल यहाँ तक भरा है। ठीक है, क्या भरा है, और इसके अंदर हमने ये विलायक भरा है। ठीक है, चलो ये विलायक भरा है। तो अब हमने पूरी प्रोसेस में क्या देखा कि हमने क्या किया, इस विलायक को अर्धपारगम झिल्ली, ये अर्धपारगम झिल्ली है, तो इस विलायक को हमने इस अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से विलयन से अलग कर दिया। ठीक है, ये क्या भरा हुआ है, विलयन। ठीक है, तो इस विलायक को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा हमने विलयन से अलग कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दिया। अब कर दिया और रख दिया, हम जस्ट 2 मिनट बाद देखेंगे। जस्ट कितने मिनट बाद देखेंगे, 2 मिनट बाद देखेंगे। तो क्या होगा कि जो विलायक है, ये विलायक के अणु हैं, ये विलायक के अणु इस विलयन की ओर, जो आपको विलयन दिख रहा है इस पात्र में, इस विलायक के अणु इस विलयन की ओर आने लगेंगे। जो विलायक भरा है, वो विलायक के अणु इस विलयन की ओर आने लगेंगे। अब जब विलयन की ओर आने लगेंगे, तो यहां से जो विलायक है, इसका जो तल अभी यहां तक भरा है, वो नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि इस विलायक के अणु इस विलयन की ओर आने लगेंगे, बिल्कुल, है ना। अब बोलो कि सर विलयन के नहीं जाएंगे, इधर की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि विलयन में क्या है, विलय, और विलय के अणु का आकार क्या है, बड़ा होता है। तो इसके कारण ये जो आपका विलयन है, इस विलयन के अणु इसकी ओर नहीं जाएंगे, केवल विलायक के अणु कहां की ओर आएंगे, इस विलयन की ओर आएंगे, क्योंकि विलायक के अणु का आकार होता है छोटा। ठीक है, अब एक डाउट और आ रहा होगा, सर विलयन में विलय और विलायक दोनों होते हैं, तो विलय नहीं आएगा, विलायक तो आ सकता है, विलायक तो आ सकता है। तो मेरे भाई आप ये सोचो कि जब विलय है, विलायक में मिला है, तो जो विलय के अणु विलायक के अणुओं के साथ मिल गए हैं, और उनके साथ मिलकर क्या बना लिया है, बंध बना लिया है। ठीक है, तो वो भी आकार उनका बड़ा हो जाएगा, तो इसके कारण ये नहीं हो सकता। ठीक है, केवल जो शुद्ध विलायक है, उसके ही अणु विलयन की ओर आएंगे। ठीक है, तो इस विलायक के अणु का विलयन की ओर आना, या विलायक के अणु का विलयन की ओर आने की जो क्रिया है, वही क्रिया आपकी कहलाएगी परासरण। वही क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, परासरण। ठीक है, समझे कि नहीं। तो मेरे भाई इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब विलायक को, समझना, आप ध्यान से समझना, जब विलायक को अर्धपारगम झिल्ली की सहायता से विलयन से पृथक करके रख दिया जाता है, तब विलायक के अणुओं का, मतलब इसके अणुओं का, इसके अंदर जो अणु है उसके, विलायक के अणुओं का स्वतः विलयन की ओर प्रवाह परासरण कहलाता है, समझे ना। और ये स्वतः होता है, इसमें किसी फोर्स की जरूरत नहीं होती है। हमने तो यही किया था ना, इस विलायक को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलयन से अलग कर दिया था। हमने 2 मिनट देखा था, 2 मिनट के बाद ये क्रिया स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, हमने अगर बेसिक एग्जांपल की बात करें, ठीक है, और दूसरे बेसिक एग्जांपल की बात करें कि जो हमने खीर बनाई, हमने खीर में क्या डाल दिया, किशमिश डाल दिया, तो हम देखेंगे खीर में जो डली किशमिश होती है, वो कुछ समय बाद फूल जाती है। क्या उसको हमने फुलाया, क्या उसमें हमने हवा डाली, हवा भर के हमने उसको फुला दिया, नहीं ना, वो तो अपने आप फूली है।
अपने आप फूली है, तो वो भी क्रिया एक परासरण की क्रिया है। हमने देखा अंगूर, अंगूर को यदि हम नमक के पानी में डाल देते हैं तो अंगूर पिचक जाता है, क्यों? वो भी एक परासरण की क्रिया है। उसको अभी प्रकार में समझ रहे हैं, टेंशन मत लो कि ये कैसे क्या होता है, प्रकार में अपन समझ रहे हैं। हमने चना, चना को यदि पानी में डाल दिया तो चना फूल जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है? क्योंकि वो भी एक परासरण की क्रिया है, समझे ना? ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करके रख दिया जाता है तो विलायक के अणुओं का विलयन की ओर स्वतः प्रवाह होने लगता है, यही क्रिया आपकी कहलाती है परासरण। ठीक है, अब इसकी तो ये एक परिभाषा है, एक इसकी दूसरी परिभाषा भी हम निकाल के आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, देखो आप ये देखो, ये विलायक है। आप बताओ विलायक में क्या विलय होगा? जो विलायक है उसमें विलय होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो विलायक है, विलायक में विलय हो ही नहीं सकता। अब विलायक में विलय नहीं है मतलब विलय पदार्थ की मात्रा नहीं है, मतलब जो विलायक है वो एक कम सांद्रता वाला विलयन है। ठीक है, कम सांद्रता वाला विलयन है। अब विलयन कह दो या फिर कम सांद्रता वाला विलायक कह दो, अगर दोनों विलयन के रूप में निकाल रहे हो तो कम सांद्रता वाला विलयन इसको कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांद्रता क्या है? विलय पदार्थ की मात्रा। ठीक है, अब ये विलयन, अब विलयन में तो विलय होता ही होता है। अब विलयन में विलय है तो मतलब ये जो है ना अधिक सांद्रता वाला विलयन है। ठीक है, अधिक सांद्रता वाला विलयन है। हम इसकी दूसरी परिभाषा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब ये कम सांद्रता वाला विलायक है, मतलब विलायक इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर कम सांद्रता वाला विलयन भरा हुआ है और ये बाहर है वो विलयन है, और विलयन है अधिक सांद्रता वाला। बाहर मतलब क्या है? अधिक सांद्रता वाला विलयन भरा हुआ, इसके अंदर कम सांद्रता वाला, उसके बाहर अधिक सांद्रता वाला, और इन दोनों को हमने इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग करके रख दिया। ठीक है, परिभाषा क्या होगी? जब कम सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक करके रख दिया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह होने लगता है। इस क्रिया को हम परासरण कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये हम परासरण के प्रकार समझते हैं, और परासरण के प्रकार में किशमिश का, अंगूर का, अंडा का, सबका आ जाएगा, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलो, है ना? तो ये हमारा परासरण हो गया। परासरण के प्रकार की बात करें तो मेरे भाई परासरण आपका दो प्रकार का होता है। परासरण अगर प्रकार की बात करें तो परासरण हमें दो प्रकार का पढ़ना है। एक हमारा होता है वाह्य परासरण, वाह्य परासरण। ठीक है, वाह्य परासरण, और जो सेकंड हमारा जो परासरण होता है मेरे भाई वो होता है अंतः परासरण। ठीक है, अंतः परासरण। अब बाह्य परासरण का मतलब क्या है? ये इसने बोला कि जो बाह्य परासरण का मतलब क्या होता है। बाह्य परासरण का मतलब मेरे भाई ये है कि यदि विलायक जो अणु है वो बाहर की ओर आ जाए, अगर विलायक के अणु अंदर से कहां की ओर आ जाए? बाहर की ओर आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं बाह्य परासरण, बाह्य परासरण। ठीक है, अंतः परासरण, यदि विलायक के अणु है बाहर से अंदर की ओर चले जाएं, विलायक के अणु बाहर से अंदर की ओर चले जाएं तो अंतः, और अंदर से बाहर की ओर चले जाएं तो बाह्य परासरण। ठीक है, देखो एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, पहले हम समझते हैं बाह्य परासरण। ठीक है, तो देखो परासरण क्या है? एक क्रिया है। परासरण क्या है? एक क्रिया, हम पहले ही समझ चुके। ठीक है, चलो, तो जब अब ये बाह्य परासरण क्या है तो इसको सीखेंगे। देखो जब परासरण की क्रिया कोशिका, अब देखो ये कोशिका ही तो है, ये मान के चलो ये कोशिका ही है ना? अब जैसे मान के चलो हमने अंगूर ले लिया तो अंगूर के अंदर एक कोशिका ही होती है, एक क्या है? कोशिका ही होती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब परासरण की क्रिया कोशिका के अंदर से बाहर की ओर होती है, अंदर से बाहर की ओर होती है तो इसे बाह्य परासरण कहते हैं। कैसे? समझो, देखो मान के चलो ये आपका नमक का विलयन भरा हुआ है। ये हमने एक पात्र लिया और इस पात्र में हमने एक नमक के विलयन को भर दिया। नमक के विलयन को भरने के बाद हमने क्या किया? इस पात्र में हमने एक अंगूर डाल दिया। ये अंगूर है, ठीक है, ये अंगूर है, हमने इसमें डाल दिया। तो अंगूर हमने डाल दिया और इसके अंदर क्या है? नमक का पानी भरा हुआ है, ये नमक का विलयन भरा हुआ है, नमक का पानी भरा या नमक का विलयन। तो हम देखेंगे कुछ देर बाद, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट बाद हम देखेंगे कि जो अंगूर के अंदर जो भी मटेरियल भरा होता है,
अंगूर के अंदर जो भी मटेरियल भरा है वो मटेरियल निकल के पूरा कहाँ आ जाएगा, इस विलयन में आ जाएगा। जो नमक का विलयन है इस विलयन में आ जाएगा। तो बाद में हम देखेंगे कि जो अंगूर है वो पिचक जाएगा और कुछ इस टाइप का हो जाएगा। पहले अंगूर देखो फूला हुआ था, अब अंगूर ऐसा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अंदर जो अंगूर के अंदर जो विलायक था वो अंदर से कहां आ गया, बाहर आ गया। अंदर जो था विलायक वो कहां आ गया, बाहर आ गया, इस विलयन में आ गया। इसलिए जो अंगूर है पिचक के इस टाइप का हो गया। तो ये क्रिया अंदर से बाहर की ओर हुई, अंदर का जो मटेरियल था वो बाहर आ गया, तो इसलिए ये पिचक गया। ठीक है, तो ये आपका बाह्य परासरण होता है। जब परासरण की क्रिया कोशिका के अंदर से बाहर की ओर होती है तो इसे हम बोलते हैं बाह्य परासरण। ठीक है, जैसे आपका इसके एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल तो लिखना होंगे, तो एग्जाम्पल में आप लिख देना अंगूर का पिचकना। ठीक है, अंगूर का पिचकना, अंगूर का पिचकना। ठीक है, अंडे का पिचकना। अब जो अंडा होता है इस अंडे को भी आप नमक के पानी में डाल देते हो तो वो भी पिचक जाता है। ठीक है, अंडा खाया है, नहीं खाया तो आज खा के देखना। ठीक है, अंडे का पिचकना, अंडे का पिचकना। ठीक है, तो अंडे का पिचकना हुआ, अंगूर का पिचकना हुआ, इनको हम नमक के पानी में डाल देते हैं, पिचक जाती हैं। ठीक है, तो अब अंदर से बाहर की ओर क्रिया होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाह्य परासरण। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, समझा दिए हैं। अब आपका जो सेकंड रहेगा वो रहेगा आपका अंतः परासरण। कौन सा परासरण? अंतः परासरण। ठीक है, ठीक है, अंतः परासरण ये हमारा सेकंड है। अंतः परासरण, अंतः परासरण ये आपका सेकंड रहेगा। ठीक है, अब अंतः परासरण नाम से ही समझ में आ रहा, अंतः परासरण मतलब जो परासरण की क्रिया है, जब परासरण की क्रिया कोशिका के बाहर से अंदर की ओर होती है, कोशिका के बाहर से अंदर की ओर होती है, तब इसे अंतः परासरण हम कहते हैं। कैसे? समझो, देखो ये हमारा एक पात्र है, ये हमारा एक पात्र है और इस पात्र में अब ना हमने खीर भर के रखी है। क्या भर के रखी है? खीर। ठीक है, और इस खीर में हमने डाल दिया है, हमने इस खीर में डाल दिया है किशमिश को। क्या डाल दिया है? हमने खीर में किशमिश को डाला। ठीक है, तो ये ना हमारी, अभी देख नहीं रहा होगा कैश मार्कर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट से बना दे रहा हूं। ठीक है, ये हमने इसमें किशमिश को डाल दिया। ठीक है, ये छोटी छोटी इसमें ये किशमिश को डाल दिया। ठीक है, छोड़ दिया। ठीक है, अब खीर के अंदर क्या है? जल है। खीर के अंदर क्या है? जल। तो अब देखो खीर चावल से बनाई है तो चावल तो जा नहीं सकते भाई किशमिश के अंदर, केवल जल ही जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा मेरे भाई, जो जल होगा वो जल है ना धीरे धीरे करके किशमिश के अंदर भर जाएगा, किशमिश के अंदर भर जाएगा, धीरे धीरे करके किशमिश के अंदर भर जाएगा। तो जो किशमिश होगी इसके बाद आपको दिखेगी इस टाइप की फूली हुई किशमिश आपको मिलेगी। इस प्रकार से पिचकी हुई किशमिश आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कुछ जो किशमिश थी, किशमिश में बाहर के जो विलायक था, बाहर जो विलायक था खीर में मिला था, वो बाहर से कहां चला गया? किशमिश के अंदर। तो देखो बाहर से क्रिया अंदर की ओर हो रही है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अंतः परासरण। ऐसे ही चना में भी होता है, चना को हम जल में डाल देते हैं तो जल अंदर भर जाता है और चना आपका फूल जाता है, तो इसको भी हम बोलते हैं अंतः परासरण। ठीक है, तो आपका इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? किशमिश का फूलना। ठीक है, किशमिश का फूलना, किशमिश का फूलना। ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है? अंतः परासरण का। ठीक है, अब चने का फूलना, चने का फूलना, चने का जो चना फूल जाता है जल में डाल देते हैं, वो भी आपका अंतः परासरण का एग्जाम्पल है। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए, ये परासरण की क्रिया हो गई, अर्धपारगम झिल्ली हो गई। आई होप कि आपको ये पूरा सब क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हमने पूरा परासरण फिनिश किया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक करो, क्योंकि मैंने पूरे वीडियो में आपसे ये नहीं बोला कि वीडियो को लाइक करो शेयर करो। ठीक है, तो आप मेरे भाई दिल से लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे परासरण दाब, और परासरण दाब ज्ञात करने के बाद हम परासरण दाब व्यक्त करने की परासरण व्यक्त करने की बर्कले हार्टले विधि पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।